हेलो फ्रेंड्स, रोहित तोमर जेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कठिन विषयों की बात की जाए और उसमें फिजिक्स का नाम नहीं आए तो ये तो असंभव है। दोस्तों, साथ ही मैं आपसे एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में एक स्टूडेंट हैं और एक ईमानदार स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एक ही वीडियो में आपको पूरा फिजिक्स का निचोड़ समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह मॉर्निंग टाइम में अपन फिजिक्स और इवनिंग टाइम में शाम के टाइम में अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में। साउंड के विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो साउंड क्या है अपने को ध्यान से समझना है। साउंड का मतलब क्या है? साउंड को अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि बोला जाता है साउंड को। ठीक है सर। अब याद रखना दोस्तों, साउंड के विषय में जैसे ही अपन साउंड पढ़ने जाते हैं सबसे पहली लाइन हमको ये मिलती है कि सर ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती। ठीक है। तो सर साउंड का मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। और ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। किसी भी किताब में हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको सबसे पहले यही मिलता है कि सर साउंड का हिंदी अर्थ होता है ध्वनि, और ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। पहली लाइन लूसेंट या किसी भी किताब में अपन देखेंगे तो अपने को साउंड के बारे में पहली बात ये मिलेगी। लेकिन सर हमको एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि हम ध्वनि की बात कर रहे थे, हम साउंड की बात कर रहे थे, तो सर ये इसमें तरंगे कहां से बीच में आ गए? सर ये तरंग क्या होता है? और सर तरंग आया तो आया, ये अनुदैर्घ्य क्या होता है? सर इस अनुदैर्घ्य और ये तरंग के बारे में समझाइए कि सर ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और तरंग और अनुदैर्घ्य क्या होता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? तरंगे। कि सर सबसे पहले क्या समझेंगे अपन? तरंगों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं तरंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बने रहना, है ना। तरंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? लहर। क्या होता है? लहर, है ना। अच्छा, लहर कैसे कहते हैं, है ना। तो याद रखना, जो लहर होती है उसका काम क्या होता है? तरंग या लहर का काम क्या होता है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है। तो ऊर्जा ऊर्जा मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और मतलब तरंग का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? लहर हो गया। तो तरंग का शाब्दिक अर्थ लहर है और लहर का काम क्या होता है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है सर। लेकिन सर यहाँ पर हमारी बात समझ में नहीं आ रही है कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले तो जा रही है तरंग, लेकिन ऊर्जा कहाँ है यहाँ पर? तो याद रखना विद्यार्थियों कि ऊर्जा की बात जब चले तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल ही क्या होगा? ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि है एक प्रकार की ऊर्जा। साउंड क्या है? साउंड है एक प्रकार की ऊर्जा। और जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अब दोस्तों याद रखना, इस तरंग नाम के शब्द को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। क्या देखा हमने? तरंग में हमने देखा कि जो तरंग होती है उसका शाब्दिक अर्थ होता है लहर, और लहर का काम क्या होता है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। मतलब जो हमारी ध्वनि चलती है वो किसके माध्यम से चलती है? तरंगों के माध्यम से चलती है। अब जो तरंग होती है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग होता है दोस्तों? यांत्रिक तरंगे। कौन सा भाग? यांत्रिक तरंगे। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है अयांत्रिक तरंगे। ठीक है सर। पहला यांत्रिक तरंगे, दूसरा अयांत्रिक तरंगे। तो याद रखना दोस्तों, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये वे तरंगे होती हैं जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती। लेकिन सर ये संचरण का मतलब क्या है? तो दोस्तों याद रखना, संचरण या संचरित का मतलब होता है गमन। क्या होता है? गमन। मतलब कोई भी यांत्रिक तरंग जब चलती है तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सर अब ये माध्यम क्या होता है इसके बारे में भी बता दीजिए। तो देखना दोस्तों, माध्यम का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चले ठोस हो गया, हमारा क्या हो गया? द्रव हो गया, हमारा क्या हो गया? गैस हो गया। ठीक है ना। तो ठोस है, द्रव है, गैस है। अभी हम इस माध्यम में जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये कौन सा माध्यम है? ये वायु वाला माध्यम है ना, कनेक्टिविटी। तो याद रखना, जो ठोस, द्रव या गैस किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है किन तरंगों को? यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए। लेकिन जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं दोस्तों, अयांत्रिक तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में।
किन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसे क्या बोलेंगे, अयांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम का मतलब क्या है, ठोस, द्रव, गैस ही क्या है, माध्यम होते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, इतनी बात अपने को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप चलते हैं अपन आगे। अपन ने क्या देखा कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती अयांत्रिक तरंगों को, तो इसका एग्जाम्पल क्या है सर, तो इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सर एक बात बताइए, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन तरंगों को हम कैसे पहचानेंगे? तो याद रखना दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार कि आपका जब हाथ पैर जब इंजर्ड हो जाते हैं, दूसरे लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, तो क्या होता है, उसका अपन एक्सरे कराने जाते हैं। क्या कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं। जो एक्सरे जो रेज है, रेज यानी मतलब क्या, किरण। तो जो एक्सरे या जो एक्स किरणें हैं वो कहां से आई हुई हैं दोस्तों, याद रखना वो कहां से आई हुई हैं, सूर्य से आई हुई हैं। तो याद रखना सूर्य से जो किरणें आती हैं उन सभी किरणों को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे मान के चलो हमारी कौन सी किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, जैसे मान के चलो कॉस्मिक किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, है ना। उसके बाद हमारी एक्स किरणें हो गई, उसके आगे हम बात करें तो पराबैंगनी किरणें हो गई, है ना, लघु रेडियो तरंगे हो गई। ये सारी तरंगे कैसी हैं दोस्तों, अयांत्रिक तरंगे हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोल सकते हैं। तो याद रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब कि सूर्य से आने वाली तरंगे कैसी तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और उन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वह तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, अयांत्रिक तरंगे होती हैं। दो पॉइंट हमको क्लियर हो गए। अयांत्रिक तरंगे कौन होती हैं, तो अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अयांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे होती है, वे तरंगे जो सूर्य से आती हैं। क्लियर हो गई, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब अपन चलते हैं दोस्तों आगे। तो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि यांत्रिक तरंगे संचरित होती हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सर इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल तो क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो याद रखना जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, इन तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। आपने अच्छे से समझ के रखा होगा, कई बार नाम भी सुना होगा, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अपन पहला एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, किसका, अनुप्रस्थ तरंगों का। कौन सी तरंगों का, अनुप्रस्थ तरंगों का। और दूसरा एग्जांपल किसका ले लेते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों का। कौन सी तरंगों का, अनुदैर्ध्य तरंगों का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों याद रखना जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों को संचरित होने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ता है, और अनुदैर्ध्य तरंगों को संचरित होने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ता है, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती, जब भी कोई तरंग चलती है तो वो किसी माध्यम में ही चलती है। ध्यान रखना, यांत्रिक तरंगों की बात कर रहे हैं, यांत्रिक तरंगे किस में चलेंगी, माध्यम में ही चलेंगी। अब माध्यम में चलेंगी, लेकिन ये कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे जब चलती हैं तो जिस माध्यम में चलती हैं उस माध्यम के कण भी क्या होते हैं दोस्तों, कंपन होता है उनमें। क्या होता है, कंपन। जैसे मान के चलो कोई अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार से चल रही है, इस दिशा में कोई अनुप्रस्थ तरंग ये चल रही है, इस दिशा में अनुप्रस्थ तरंग चल रही है। लेकिन दोस्तों याद रखना जो ऊपर भी कुछ वायुमंडल के कण या वायु के कण या किसी माध्यम के कण होंगे, नीचे भी किसी माध्यम के कण होंगे। तो दोस्तों उस माध्यम में जैसे ही ये किरण चलेगी तो ये जो माध्यम के कण हैं ये किस प्रकार की गति करने लगते हैं, इस प्रकार की गति करने लगते हैं। इस प्रकार की जो गति होती है उसे कौन सी गति बोलते हैं दोस्तों, कौन सी गति बोलते हैं, इसे दोलनी गति बोला जाता है। सॉरी, दोलनी गति नहीं बोला जाता है, इसे कौन सी गति, ये कैसे होने लगते हैं, लंबवत कंपन करने लगते हैं। कैसे कंपन करने लगते हैं, लंबवत। कैसे लंबवत, इस प्रकार के कंपन करने लगते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके चलने पर जो माध्यम के कण होते हैं वे किस प्रकार के कंपन करने लगते हैं, लंबवत कंपन करने लगते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसका बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों की बात की जाए तो अपन इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलो कई बार हमारा दिमाग अपसेट रहता है, कई बार हम थोड़ा सेड हो जाते हैं, तो हम जाके बैठते हैं किसी तालाब के किनारे। किसके किनारे बैठते हैं, जाकर तालाब के किनारे बैठते हैं। ठीक है सर, ये क्या है, आपका तालाब है। अब दोस्तों ये आपका जब तालाब है तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इस भरे हुए पानी में आपने क्या किया, यहाँ पर आप बैठे हुए थे, आप गुस्से में थे, है ना, चित्र अच्छा बना। तो आप गुस्से में थे, आपने उठा के यहाँ पे एक पत्थर मार दिया। इस तालाब में जैसे ही एक पत्थर गिरा, इस तालाब में जैसे ही एक पत्थर गिरा तो क्या होगा, इस तालाब में क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से
इस तालाब में जैसे ही ये पत्थर यहाँ पर फेंका गया, तो जैसे ये पत्थर यहाँ पर गिरेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार की तरंगे उठना चालू होंगी। एक तरंग उठेगी, फिर वो अंदर जाएगी, फिर दूसरी तरंग उठेगी, फिर ये दूसरी तरंग नीचे जाएगी, फिर तीसरी तरंग आएगी, फिर तीसरी तरंग। तो इस प्रकार से तरंगे ढेर सारी उठते उठते धीरे 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 तरंगे बड़ी होती जाती है। लेकिन प्रारंभिक रूप उनका कैसा हो जाता है, छोटा, और धीरे 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 करके उनका क्या हो जाता है, वो तरंगे बड़ी हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, कि मान के चलो अगर ये तालाब है और इस तालाब में आपने पत्थर फेंका, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे इस दिशा में आपने यहाँ पर पत्थर फेंका तो एक सीधी तरंग उठेगी, वो ऐसे सीधी निकल जाएगी, एक तरंग ऐसे निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस प्रकार की तरंगे उठने लगती। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बरसात के दिनों में या बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, बचपन के दिनों में हमने क्या किया था दोस्तों, याद करो। बचपन के दिनों में हमने खूब सारी नाव बनाई थी, है ना, बोट बनाई थी। तो वो बोट काय की होती थी दोस्तों, कागज की होती थी, कागज की होती थी। अब क्या होता था दोस्तों, मान के चलो ये पानी बह रहा है और आपने कागज की नाव बनाई, कागज की नाव बनाई आपने इस प्रकार से आपने कागज की नाव बनाई। अब ये कागज की नाव इस पानी पे तैर रही है दोस्तों, लेकिन वो धीरे धीरे चल रही है। लेकिन जैसे ही आपने पीछे से उस पानी में से धक्का मारा तो वो नाव आगे ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से चलने लगती है। तो दोस्तों याद रखना, ये इस प्रकार से जो गति होती है, इस प्रकार से जो गति होती है, कहने का मतलब इस प्रकार से जो गति होती है, वो गति किन तरंगों की होती है, अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात करूं अगर जल की, तो जल किस प्रकार, जल में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की तरंगे होती है या दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो जल में उत्पन्न तरंगों को क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे। दोस्तों बहुत अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो बंद करके अपना पबजी गेम स्टार्ट कर लो या फोन पे किसी से बात कर लो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अनुदैर्ध्य तरंगों की। किसके बारे में बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में बात करते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं दोस्तों, इनके बारे में अपन कैसे समझेंगे इनके बारे में, कि जैसे मान के चलो, पहले मैं इसका आपको डेफिनेशन समझा देता हूं, परिभाषा बता देता हूं। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अपन ने क्या देखा था, अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग संचरण की दिशा में जो माध्यम के कण है वो इस प्रकार से चल रहे थे, हाँ कि नहीं, ठीक है। कौन सी तरंग थी ये, अनुप्रस्थ तरंग। इसका एग्जांपल क्या था, जल तरंग। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे जब ऐसे सीधी चलती हैं तो इसमें जो माध्यम के कण रहते हैं वो इस प्रकार से ऊपर नीचे नहीं होकर कैसे चलते हैं, एक प्रकार से समांतर चलते हैं। कैसे चलते हैं, समांतर चलते हैं। किस प्रकार से चलेंगे, अपन एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे दोस्तों। एग्जांपल बड़े ही दुर्लभ है मेरे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए ध्यान से समझ लेना दोस्तों। क्या है कि ये दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, ठीक है। तो ये व्यक्ति ने इसको कुछ बात कह दी तो ये व्यक्ति गुस्सा हो गया, लेकिन जब बात बोली तो ये व्यक्ति ने यहां से बात बोली तो यहां इसके कानों तक बात पहुंची। तो वो बात कैसे पहुंची, वो साउंड यहां से इसके मुंह से निकलकर यहां तक कैसे पहुंचा, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, समझ लेना अच्छे से, कि जैसे ही ये व्यक्ति कुछ बोलता है, जैसे ही ये कौन सा व्यक्ति ए और ये कौन सा व्यक्ति बी, तो जैसे ही ए कुछ बोलता है बी को, तो क्या होता है दोस्तों, ये किस माध्यम में खड़े हुए हैं, ये वायु वाले माध्यम में खड़े हुए। कौन से माध्यम में, वायु वाले माध्यम में ये खड़े हुए, ठीक है। तो ये वायु वाले माध्यम में जब ये खड़े हुए हैं, तो जैसे ही ये व्यक्ति कुछ बोलता है तो ये इसके पास में जो कण है, ये कण किसके हैं दोस्तों, ये वायु के माध्यम के कण है। तो ये वायु के माध्यम के कण में क्या उत्पन्न होता है, कंपन। क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो ये जो कण रहता है इस प्रकार से ऐसा ऐसा हिलने लगता है। तो ये ऐसा 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 हिलेगा। अब ये हिलते हिलते जाएगा, किससे टकराएगा, इससे। ये भी हिलेगा तो ये ऐसा ऐसा हिलेगा, किससे टकराएगा, इससे। और ये भी हिलेगा तो धीरे धीरे कैसे टकराएगा, इससे टकराएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टकराते हुए वायु के जो कंपन होते हैं आपस में एक दूसरे से टकराते हुए कहां पर पहुंच जाते हैं, इस व्यक्ति के कानों तक। तो इस व्यक्ति ने जो बात कही थी, इसके गले में लेरिंक्स के पास में, ट्रेकिया के पास में जो लेरिंक्स नाम का स्थान होता है मानव के शरीर में या गले में, वहां पर क्या होता है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको श्वसन तंत्र में पूरा पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो क्या होता है दोस्तों कि यहां से गले से जब आवाज निकलती है और वायु के कण आपस में टकराते हैं, तो इस प्रकार से ये ध्वनि सीधी की सीधी कहां चली जाती है, कानों में चली जाती है। तो क्या ये ध्वनि इस प्रकार से गति करते हुए गई, क्या नहीं गई। कैसी गई, सीधी सीधी गई। कैसे कैसे गई, सीधी सीधी गई। तो कहने का मतलब यह है कि अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें तरंगों की दिशा के समांतर चलते हैं। कौन चलते हैं समांतर, वायु के कण,
वायु के कण कैसे चलते हैं, समांतर चलते हैं, या माध्यम के कण समांतर चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में कैसे चलते हैं दोस्तों, लंबवत चलते हैं। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में कैसे चलते हैं, समांतर चलते हैं। और इसका सबसे वेरी 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 एग्जांपल अच्छा क्या है, ध्वनि तरंगे। क्या है, ध्वनि तरंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो भैया जेई तो लिखा था मैंने ऊपर, जेई तो लिखा था मैंने ऊपर की ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आ गए बात भाई, घूम फिर के समझ में आ गई होगी कि सर ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये आपने बहुत अच्छे से बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो बढ़िया से अगर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों तो ठीक है, लाइक का बटन भी दबा देना। नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर हमको ध्वनि का जो तरंग वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। लेकिन तरंग मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तरंग जब हम लाइव पढ़ेंगे उसमें तरंगों को अच्छे से पढ़ेंगे। केवल मैं आपको साउंड पढ़ा रहा हूं, इसलिए तरंग में संपीड़न भी होता है, विरलन भी होता है, सरंग भी होता है, गर्त भी होता है। तो ये सारी चीजें आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता मैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट पे अपने को बात करनी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों किसके विषय में, ध्वनि की उत्पत्ति के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों ध्वनि की उत्पत्ति की जब बात की जाए तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है दोस्तों किससे, कंपन से। ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है, कंपन से होती है। याद रखना, कंपन जहां पर होगा वहां पर उत्पत्ति किसकी होगी, ध्वनि की होगी। किसकी होगी, ध्वनि की। ये ब्रह्मास्त्र है, इस टॉपिक का सबसे अच्छा वर्ड है। और याद रखना क्वेश्चन ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका है, कंपन से किसकी उत्पत्ति होती है, ध्वनि की। अब याद रखना, जैसे मान के चलो ये मेरा क्या है, हाथ। तो इस हाथ को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो किसी प्रकार की कोई आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही। लेकिन इस प्रकार से मैंने ऐसे करके ये दूसरा हाथ इसमें मिलाया तो कंपन हुआ, और कंपन से किसकी उत्पत्ति हो गई दोस्तों, ध्वनि की उत्पत्ति हो गई। ठीक है सर, तो हमको समझ में आ गया कि कंपन से किसकी उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अब अपन बात करें दोस्तों कि ये जो ध्वनि होती है ये किस में चलती है, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब सर ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है, फिर से बता दी। और अब भी तो बताया था कि जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग के दो भाग, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। लेकिन जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। और उसी यांत्रिक तरंग के दो भाग थे, फिर से वापस जाकर देख लेना। दो भाग थे, पहला अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य। और जो अनुदैर्ध्य तरंग थी वो कौन सी थी, ध्वनि तरंग। इसलिए ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों होती, मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना दोस्तों कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं इसे माध्यम की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन ये तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। किस में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। लेकिन सर ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, लेकिन सर हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे तो निर्वात में चल सकती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन होती हैं, जो सूर्य से आती हैं। तो सूर्य से आने वाली किरणें निर्वात में चल सकती हैं। हाँ भाई चल सकती हैं। क्यों चल सकती हैं, क्योंकि सर देखना, जब सूर्य, इस प्रकार से मैं बना देता हूं सूर्य, तो जब ये सूर्य रहता है तो सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से निकलता है तो दोस्तों ये कहां से गतिशील होते हुए आता है, ब्रह्मांड। रास्ते में इसको क्या मिलता है, ब्रह्मांड मिलता है। और ब्रह्मांड में किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है, धूल मिट्टी के कोई कण नहीं है। वहां पर क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, पूरा काला। क्या है, पूरा काला। लेकिन वहां पर कोई माध्यम ना है, वहां पर कोई माध्यम ना है या वहां पर कोई माध्यम नहीं है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है दोस्तों, अंधेरा ही रहता है, काला रहता है। तो इसलिए याद रखना, सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से निकलता है, अंतरिक्ष से होते हुए आता है, वहां पर अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता। जिसके बाद भी सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंच जाता है दोस्तों, पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लेकिन पृथ्वी तो क्या होता है, प्रकाशमान है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी में क्या आ जाता है, उजाला आ जाता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश के वहीं ब्रह्मांड में अंधेरा क्यों है, तो याद रखना ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों, निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है। जहां पर माध्यम नहीं है दोस्तों वहां पर क्या होगा कि ये सूर्य का प्रकाश जाएगा तो, लेकिन वहां पर उजाला नहीं होगा, वहां पर होगा क्या, अंधेरा। क्या होता है दोस्तों, जब माध्यम की बात करें तो माध्यम की बात करेंगे अपन तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो वायु वाला माध्यम। तो वायु वाला माध्यम है तो कौन सा मंडल है, वायुमंडल की बात करें। वायुमंडल में क्या है दोस्तों, असंख्य छोटे छोटे धूल मिट्टी के क्या है,
कण है। अब ये धूल मिट्टी के कणों से क्या होता है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश टकराता है, तो जैसे ही मान के चलो ये क्या है आपका धूल मिट्टी का छोटा सा कण, और ये क्या आ रही है, प्रकाश की कोई किरण आ रही है, दृश्य प्रकाश की कोई किरण आ रही है, तो यहां पर जैसे ही इस छोटे से कण से ये किरणें टकराएंगी तो ये चारों दिशाओं में ये प्रकाश फैल जाएगा। तो इसे ये प्रकाश क्यों फैला, क्योंकि यहां पर क्या था, एक कण मौजूद था। किसका कण, वायुमंडल का कण। वायुमंडल का कण मतलब किसका कण, माध्यम का कण। मतलब जहां पर माध्यम होगा वहां वायुमंडल होगा, जहां वायुमंडल होगा वहां पर छोटा सा कण होगा, जहां छोटा सा कण होगा उससे किरण टकराएगी, जिससे किरण टकराएगी मतलब क्या होगा, उजाला। लेकिन जहां पर माध्यम नहीं होगा वहां पर तो क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब सूर्य के पास में अंधेरा है क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, माध्यम नहीं है। ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों, अंधेरा। अब याद रखना, ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, उसका रीजन ये है कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं है। अब निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, मान के चलो एक व्यक्ति ये खड़ा है और एक व्यक्ति ये खड़ा है आपका, ठीक है, तो एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक व्यक्ति आपका ये खड़ा है, तो ये अगर इससे कुछ बोलेगा तो बीच में किसी चीज के कण तो होने चाहिए, तभी तो ये कण इससे टकराएंगे और जब जाके इसके कानों में आवाज जाएगी। तो इसमें इसके लिए या इसमें बीच में क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। और सूर्य के पास में ब्रह्मांड की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, तो वहां पर माध्यम है ही नहीं। इसलिए हम ये क्वेश्चन आ चुका है कि अंतरिक्ष में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती। उसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई भी वायुमंडल या माध्यम नहीं है। क्लियर होगा इतनी बात। तो क्या है दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में गति नहीं कर सकती। इतनी बात आपने को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा वाला, सॉरी दूसरा वाला, ये आवृत्ति वाला। तो आवृत्ति वाला, तो क्या होती है आवृत्ति, तो याद रखना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो हमारी आवृत्ति होती है, ये जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को, किसको, ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है आवृत्ति के आधार पर। लेकिन सर ये आवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में हमें जरा बताइए। तो याद रखना, जो हमारी जो आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति के बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखना विद्यार्थियों, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। अब सर कंपन कहां से आ गए, तो अब भी तो बताया कि ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है, कंपन से होती है। और 1 सेकंड में जितने कंपन हो जाए, 1 सेकंड में आप जितनी बार, जैसे मान के अपन बात करें, ये हमारे पास 2 मार्कर हैं, मैंने इसको एक दूसरे में टच किया तो आवाज आई, ठीक है सर। लेकिन हमने 1 सेकंड में एक ही बार टच किया, तो ये क्या हो गई उसकी आवृत्ति। मैंने 1 सेकंड में ये 10 बार टच कर दिया, तो ये 10 क्या हो गई उसकी आवृत्ति। तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति। और आवृत्ति की बात करें, और ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है, कंपन से होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अपन बात करें आवृत्ति जो क्या होती है, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति होती है। और इस आवृत्ति का जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, तो याद रखना वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति। क्लियर हो गई। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, जरा जल्दी से इनको देख लो, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से, जरा जल्दी से इनको देख लो। अपन बात करते हैं किसके विषय में दोस्तों, सबसे पहले ध्वनि तरंग के विषय में बात करते हैं। तो ध्वनि तरंग के विषय में बात करते हैं, तो ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। किसके आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति का मात्रक क्या, हर्ट्ज। 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या, आवृत्ति। तो ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला जो प्रकार होता है दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए, अवश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। याद रखना, जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, इसकी आवृत्ति परास कितनी होती है, 0 से 20 हर्ट्ज। क्लियर, आवृत्ति परास कितनी होती है अवश्रव्य तरंगों की, 0 से 20 हर्ट्ज। इनको कौन सुन सकता है, इनको सुन सकता है दोस्तों गेंडा। इसके बाद कौन सुन सकता है, हाथी। इसके बाद कौन सुन सकता है, चींटी। कौन सुन सकता है, चींटी सुन सकती है। 3 लोग इसको सुन सकते हैं।
ठीक है। लेकिन दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? श्रव्य तरंगों का। कौन सी तरंगों का? श्रव्य तरंगों का प्रकार होता है कौन सा? दूसरा। इसकी आवृत्ति कितनी होती है सर? इसकी आवृत्ति होती है 20 से लेकर कितने हजार? 20,000। 20,000 ही हुआ ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्लियर। 20,000, 20 से लेकर कितने हजार? 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है किसकी? श्रव्य तरंगों की। इन्हें कौन सुन सकता है? तो इन्हें कौन सुन सकता है? मनुष्य सुन सकता है। कौन सुन सकता है? मनुष्य सुन सकता है। देखना, अब श्रव्य के बाद क्या आएगा? श्रव्य। अब श्रव्य के बाद क्या आएगा? पराश्रव्य आएगा। क्या आएगा दोस्तों? पराश्रव्य आएगा। और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति परास होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दोस्तों याद रखना, फिर से बता दे रहा, 0 से 20 हर्ट्ज, मतलब 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की आवाज को हम नहीं सुन सकते। उस आवाज को कौन सुन सकता है दोस्तों? गेंडा, हाथी और चींटी। 20 से लेकर 20,000 तक की जो परास रहती है उसको हम सुन सकते हैं, लेकिन जो 20,000 से अधिक आवृत्ति परास है उसको हम नहीं सुन सकते। उसको कौन सुन सकता है? कुत्ता और बिल्ली और कौन? चमगादड़। कौन? चमगादड़। तो याद रखना, जो चमगादड़ होती है इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि चमगादड़ अंधेरे में ही अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं? तो क्या होता है दोस्तों, जब चमगादड़ उड़ते हैं तो चमगादड़ उड़ते समय क्या होता है कि पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। वो पराश्रव्य तरंगे जाती हैं और किसी अवरोध से जाकर टकरा जाती हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो पराश्रव्य तरंगे अवरोध से जाकर टकराती हैं वो पुनः वापस चमगादड़ के पास आ जाती हैं। तो चमगादड़ समझ जाता है कि मेरी तरंगे वापस मेरे पास आ गई हैं, मतलब सामने अवरोध है। इसलिए वो किसका पता, उनको क्या समझ में आता है? या तो सामने अवरोध है या सामने क्या है? मेरा शिकार है। क्लियर हो गया? तो ये तो उनका शिकार करने का तरीका है और यही वो उड़ सकती हैं, उसका भी एक यही तरीका है। ठीक है, तो चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करती है? पराश्रव्य तरंगे। अब याद रखना, इन पराश्रव्य तरंगों को गोल्टन नाम के वैज्ञानिक ने, किसने? गोल्टन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बजाकर उत्पन्न किया था? सीटी। क्या बजाकर उत्पन्न किया था? सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। किसने? गोल्टन नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है सर, इतनी बात तो हमको समझ में अच्छे से आ गई। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा? ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल कौन से नंबर का पॉइंट है? अपना चौथे नंबर का पॉइंट है। ध्वनि की चाल के बारे में बात करें तो चाल के बारे में समझ लेना दोस्तों। ध्वनि की जो चाल होती है, साउंड की जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है? माध्यम। किस पर? माध्यम की प्रत्यास्थता। किस पर? माध्यम की प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता क्या होती है दोस्तों? इलास्टिसिटी। क्या होती है? इलास्टिसिटी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान के चलो एक प्रकार से घनत्व मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? घनत्व। मतलब कहने का मतलब ये है कि वायु और जल की बात करें तो दोनों में घनत्व किसका ज्यादा है? जल का घनत्व ज्यादा है। वायु, जल और बात करें किसकी? लोहे की। तो किसकी बात करेंगे? लोहे की। तो किसका घनत्व ज्यादा होगा? लोहे का। मतलब क्या है कि घनत्व भी क्या होता है दोस्तों? जैसे मान के चलो ये क्या है? 1 किलो रुई। 1 किलो क्या है? रुई। और इधर 1 किलो क्या है? 1 किलो लोहा। तो 1 किलो लोहा है और 1 किलो रुई है। दोनों में से किसका वजन ज्यादा होगा? दोनों में से किसका वजन ज्यादा होगा? अभी आप कुछ भी जवाब मत देना दोस्तों। क्या है? क्वांटिटी तो बराबर है दोनों, ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है। तो दोनों का वजन क्या रहेगा? दोनों का वजन रहेगा बराबर। क्या रहेगा? बराबर। लेकिन लोहे का इतना बड़ा गोला है, लोहे का केवल इतना बड़ा गोला है, और रुई को कितने स्थान की जरूरत पड़ेगी? इतने सारे स्थान की जरूरत पड़ेगी। तो समझ जाओ कि इसका घनत्व ज्यादा है कि इसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व किसका? इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कम जगह में बन गया, इसको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी। तो याद रखना, घनत्व किसका ज्यादा? इसका। और जिसका ज्यादा घनत्व रहता है दोस्तों, जिसका ज्यादा घनत्व होता है, अपन प्रत्यास्था को उससे ही अभी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, घनत्व जो हुआ वो आपको जब मैं ठोस, द्रव, गैस के बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा, जब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ठीक है ना? तो अब आपको मैं बता दूं, ठीक है, माध्यम की प्रत्यास्था के ऊपर कौन निर्भर करती है? ध्वनि की चाल। मतलब कुल मिला के क्या होता है कि जितनी ज्यादा माध्यम की प्रत्यास्था होगी उतनी ज्यादा ध्वनि की क्या होगी? चाल होगी। तो आप मुझे बताओ, इधर मैं लिख देता हूं ठोस, इधर मैं लिख देता हूं द्रव, और इधर मैं क्या लिख देता हूं? गैस। ठीक है, तो तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होगी? प्रत्यास्था सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा है? ठोस में ज्यादा है। ठोस में ज्यादा है। मान के चलो मैं बात करूं किसमें? लोहा में बात करूं तो लोहा में कितनी रहती है? 5120 मीटर पर सेकंड। 5120 मीटर पर सेकंड की चाल किसमें रहती है? लोहे में। किसकी चाल? ध्वनि की चाल। अब बात करें लोहे के बाद, बात करें अपन किसके बारे में? एल्यूमिनियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम में कितनी रहती है दोस्तों?
सॉरी इस्पात के विषय में बात कर लेते हैं। किसके विषय में बात कर लेते हैं? इस्पात के विषय में बात करते हैं। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में रहती है? याद रखना, इस्पात में रहती है, स्टील में रहती है। कितनी रहती है? 6320 मीटर पर सेकंड। 6320 मीटर पर सेकंड किसमें? इस्पात में। लोहा में कितनी? 5120 मीटर पर सेकंड। जैसे द्रव की बात करें तो द्रव में बात करेंगे हम किसकी? जल की। तो जल में कितनी रहती है ध्वनि की चाल? याद रखना 1498 मीटर। कितने मीटर? 1498। कहीं कहीं आपको 1483 मिल जाता है। 1498 मीटर पर सेकंड किसमें? जल में। ठीक है। लोहे में ध्वनि की चाल 5120 मीटर पर सेकंड, इस्पात में 6320 मीटर पर सेकंड, जल में कितनी? 1498 मीटर पर सेकंड। लेकिन एग्जाम में 1000 बार पूछ लिया गया है गैस में बात करें वायु की, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी रहती है? तो वायु में ध्वनि की चाल रहती है दोस्तों, याद रखना 332 मीटर पर सेकंड। कितनी रहती है? 332 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि की चाल रहती है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अपना अगला पॉइंट कौन सा है? 5वें नंबर का, ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव। भौतिक राशि कौन सी होती है दोस्तों? भौतिक राशि मतलब ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गई। तो सबसे पहले अपन बात किसके बारे में करेंगे? ताप के बारे में बात करेंगे। तो देखना ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, ताप का ध्वनि की चाल पर, साउंड के चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना ताप को अगर बढ़ा दिया जाए, ताप को अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एग्जाम में केवल यही पूछा जाता है, लेकिन कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने कहा सर माध्यम को अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, ताप को ज्यादा कर दिया तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, तो फिर कैसे चाल ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी? क्योंकि ध्वनि की चाल तो माध्यम की प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। प्रत्यास्था का मतलब होता है घनत्व ज्यादा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। अगर पढ़ना ही है तो क्लास अटेंड करना। वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बड़ा है, इसलिए ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। केवल आपको यही याद रखना है, ज्यादा फालतू चीजें दिमाग में नहीं लाना है। उसके बाद बात करेंगे अपन किसके बारे में? दाब के बारे में बात करेंगे, प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना प्रेशर का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पे किसकी? आर्द्रता की। किसकी बात करेंगे? आर्द्रता की। तो आर्द्रता बढ़ाने से क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि की चाल, किसकी चाल? ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या बढ़ाने पर? आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? याद रखना कि जैसे मान के चलो गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन जब होते हैं दोस्तों तो क्या होता है? हमारी वायु में क्या होती है? नमी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गर्मी के दिन में वायु में नमी की मात्रा कम हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है कि वायु के जो कण है, अणु है, जो वो क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन जब बारिश की बात करें, बारिश की बात करें तो बारिश में क्या होता है कि जो पानी रहते हैं, पानी की बूंदें इस वायु में मिल जाती हैं, तो घनत्व क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। डेंसिटी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाती है। तो बारिश के दिनों में डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रत्यास्था क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो याद रखना दोस्तों आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात में दूर तक आवाज सुनाई देती है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात कि बारिश में ध्वनि दूर तक क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वायु में आर्द्रता के कारण क्या हो जाती है? प्रत्यास्था का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण बारिश के दिनों में भी हमारी आवाज हमें दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों अगला जो अपना पॉइंट है वो कौन सा है? 6वें नंबर का, डॉपलर प्रभाव। कौन सा पॉइंट है? डॉपलर प्रभाव है। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है दोस्तों? याद रखना कि क्या होता है जब भैया, जब कोई ट्रेन चलती है, जब कोई ट्रेन चलती है, इसकी मैं आपको पहले एग्जांपल बताऊंगा, बाद में इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि जब कोई ट्रेन चलती है तो जब वो ट्रेन, हम कहां पर, मान के चलो हम फाटक पर खड़े हैं और ट्रेन आ रही है, जब ट्रेन वहां से आती है तो हमको दूर से, जब वो सीटी बजाती है ट्रेन, तो दूर से जब वो आती है तो हमको कुछ अलग आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन जब नजदीक आती है तो कुछ अलग आवाज सुनाई पड़ती है, और नजदीक आकर जब दूर जाती है तो कुछ अलग आवाज सुनाई पड़ती है। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही जब कोई श्रोता के आसपास, श्रोता मतलब कौन? सुनने वाला, और स्रोत मतलब कौन? जहां से ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। तो यहां पर स्रोत कौन है? हमारी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी से, या मान के चलो किसी वस्तु, या मान के चलो किसी स्रोत और श्रोता के बीच जो गति होती है, जो गति परिवर्तित होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव कहने का मतलब क्या, मैं यहां पर लिख देता हूं, जब श्रोता एवं स्रोत के बीच, जब श्रोता एवं स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है। कैसी गति होती है?
आपेक्षिक गति होती है। कहने का मतलब श्रोता कौन, जो सुन रहा है, और स्रोत कौन, जहां से आवाज की उत्पत्ति हो रही है। तो जहां से आवाज की उत्पत्ति होती है और जहां पर सुनने वाला व्यक्ति खड़ा होता है, दोनों के बीच अगर एक या दूसरा व्यक्ति कोई भी आगे पीछे होता है तो क्या होता है, जो वास्तविक ध्वनि रहती है, जो वास्तविक ध्वनि रहती है उससे मूल जो वास्तविक ध्वनि रहती है उससे सुनाई जाने वाली ध्वनि क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कहने का मतलब दोनों ध्वनि में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। आप समझ गए होंगे कि जब श्रोता एवं स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है या दोनों इधर उधर होते रहते हैं, गति करते रहते हैं, तो क्या हो जाता है दोस्तों, उस समय क्या हो जाता है, जो वास्तविक ध्वनि रहती है उससे वो ध्वनि हमको बदली हुई सुनाई पड़ती है। ये था आपका कौन सा प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछे तो एक बार फिर से सुन लो क्या होता है डॉपलर प्रभाव, कि सर जब श्रोता एवं स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है तो हमें सुनाई जाने वाली जो ध्वनि होती है वो वास्तविक ध्वनि से बदली हुई प्रतीत होती है। अब दोस्तों ये WHO क्यों लिखा है, तो WHO की अपन बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसने क्या किया है दोस्तों कि 45, याद रखना तीव्रता, हम एक टॉपिक एक पॉइंट पढ़ेंगे आगे चल के, तीव्रता क्या होती है कि ध्वनि का तीव्र या पतला सुनाई देना, ध्वनि का तीव्र या पतला सुनाई, सॉरी ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना। जैसे अगर मैं आपसे जोर से चिल्ला के बोल दूं तो वो क्या हो जाएगी, मेरी तीव्रता ज्यादा, और अगर मैं आपसे धीरे से बोलूं तो वो तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्वनि का एक गुण होता है जैसे क्या बोलते हैं तीव्रता, और तीव्रता का जो मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लेना, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होगा। और जो WHO होता है, WHO का अनुसार कौन से डेसिबल की वो ध्वनि है जो मनुष्य के लिए सामान्य है, तो याद रखना 45 डेसिबल की मैं बात करूं, 45 डेसिबल की बात करूं तो इस डेसिबल की ध्वनि पर हम कैसी बात करते हैं, सामान्य बातचीत करते हैं। कैसी बातचीत करते हैं, सामान्य बात करते हैं। लेकिन सर 50 से 60 डेसिबल के बीच में क्या होता है, तो 50 से 60 डेसिबल के बीच में कैसा होता है दोस्तों, जोर जोर से बातचीत करते हैं। कैसी बातचीत करते हैं, जोर जोर से बातचीत करते हैं। जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, पापा मम्मी की कई बार लड़ाई हो जाती है, तो वो कितने डेसिबल से होती है, 50 से 60 डेसिबल। और जो 75 डेसिबल होता है दोस्तों, याद रखना 75 डेसिबल की बात करो तो 75 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि होती है वो हमारे लिए कैसी होती है, हानिकारक। कैसी होती है, हानिकारक। 45 डेसिबल मतलब क्या, सामान्य बातचीत। 50 से 60 डेसिबल मतलब जोर जोर से बातचीत। 75 डेसिबल मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और याद रखना 85 डेसिबल पर क्या हो जाता है, मनुष्य क्या हो जाता है, बहरा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन याद रखना अगर आपको 140 डेसिबल की ध्वनि सुना दी जाए तो क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाओगे दोस्तों, पागल हो जाओगे। क्लियर हो गया। 45 डेसिबल पे सामान्य बातचीत, 50 से 60 डेसिबल पे जोर जोर से बातचीत, 75 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि पर हानिकारक होता है, 85 डेसिबल पर आप बहरे हो सकते हो, और 140 डेसिबल पर क्या होता है दोस्तों, आप पागल हो सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट बचा है वो क्या है, ध्वनि के लक्षण, प्रतिध्वनि, परावर्तन और अपवर्तन। और थोड़ा सा टाइम और दे लो दोस्तों, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। तो ध्वनि के लक्षण होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है इसका, तारत्व। कौन सा लक्षण होता है, तारत्व। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है देखेंगे। तारत्व क्या होता है दोस्तों, कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, सीधी सी बात, तारत्व निर्भर करता है किस पर, आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति क्या होता है, अब भी बताया, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होता है, आवृत्ति होता है, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो देखना तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखना कि तारत्व का मान ज्यादा कब होगा, कि जब आवृत्ति का मान ज्यादा। तो कहने का मतलब आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो तारत्व बढ़ जाएगा, और अगर तारत्व का मान ज्यादा तो आवाज कैसी हो जाती है दोस्तों, मोटी। कैसी हो जाती है, मोटी। तारत्व का मान अगर ज्यादा होता है तो, सॉरी, तारत्व का मान अगर ज्यादा हो जाता, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था दोस्तों। तारत्व का मान अगर ज्यादा हो जाता है तो आवाज कैसी हो जाती है, मोटी नहीं होती। आवाज मोटी नहीं होती, आवाज हो जाती है पतली। याद रखना कैसी आवाज हो जाती है, पतली हो जाती है। कैसे मुझे याद आया, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो महिलाएं रहती हैं, जो फीमेल रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। पतली क्यों होती है, क्योंकि उनमें तारत्व का मान क्या रहता है, ज्यादा। तो दोस्तों याद रखना, आवृत्ति ज्यादा तो तारत्व ज्यादा, तारत्व ज्यादा मतलब क्या, आवाज कैसी, पतली। तो क्वेश्चन ये आता है कि महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है, क्योंकि उनमें तारत्व कैसा रहता है, ज्यादा।
तारत्व ज्यादा रहता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तारत्व का मान ज्यादा कब होगा, जब आवृत्ति का मान ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों अगर तारत्व का मान कम हो जाए, इसी तारत्व का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आवाज कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। सॉरी, आवाज कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है ना। तो तारत्व का मान ज्यादा तो आवाज पतली, लेकिन तारत्व का मान कम तो आवाज कैसी, मोटी। मतलब पुरुषों की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में तारत्व का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण आवाज कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो पुरुषों की आवाज मोटी होने का क्या रीजन है, क्योंकि उनकी आवाज में तारत्व का मान क्या हो जाता है दोस्तों, आप बताना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों किसका, इसका एक प्रमुख लक्षण और भी था, क्या था इसका, पहला तो अपन ने क्या देखा, तारत्व, दूसरा क्या देखेंगे अपन, तीव्रता। तो तीव्रता मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया है कि तीव्रता क्या होती है दोस्तों, तीव्रता कुल मिला के आवाज का तीव्र या कम सुनाई देना, मतलब आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही है, कहने का मतलब तीव्रता ज्यादा, आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है मतलब तीव्रता का मान कम। और याद रखना ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसका मात्रक क्या होता है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है। क्लियर हो गई होगी इतनी चीज आपको। अब अगला लास्ट वाला जो अपना पॉइंट बचा है, लक्षण, तीसरे नंबर का जो लक्षण होता है, पहला तारत्व, दूसरा क्या होगा हमारा तीव्रता, और तीसरे नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो क्या होगा, गुणता। तो गुणता क्या होता है दोस्तों, गुणता भी ध्वनि का एक विशेष गुण होता है। जैसे मान के चलो मेरी आवाज कि सर ये रोहित सर की आवाज है, जैसे मान के चलो अपने दोस्त की आवाज, अरे ये राकेश की आवाज है, ये मोहन की आवाज है। तो गुणता क्या है, ध्वनि को पहचानने का एक विशेष गुण ही क्या होती है, गुणता होती है। अब दोस्तों अपन अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगला वाला पॉइंट अपना कौन सा है, प्रतिध्वनि। कैसा है, प्रतिध्वनि। लेकिन प्रतिध्वनि को समझाने से पहले मैं आपको क्या समझाता हूं, परावर्तन। तो याद रखना दोस्तों, जो परावर्तन का जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मजा आ जाएगा अगर आपने समझ लिया, क्योंकि एक नंबर सीधा पकना है या नहीं पकना है। परावर्तन क्या होता है, सीधी सी बात यह है, मैं आपको अगला टॉपिक लाइट पढ़ाऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये ऊपर वाला जो माध्यम है, ये किसका माध्यम है, जल का माध्यम है, और नीचे वाला किसका माध्यम है, वायु का माध्यम है। तो दोस्तों याद रखना कि यहां से एक किरण आ रही है, यहां से एक किरण आ रही है, कुल मिला के इस किरण को मैं सीधा ही कर देता, यहां से एक किरण आई, लेकिन ये वायु वाले माध्यम में प्रवेश ना करके सीधे वापस किस माध्यम में चली गई, जल के माध्यम में चली गई। तो ये क्या है दोस्तों, अभिलंब है। ये कौन सी किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यहां पर एक कोण बनेगा, कौन सा, आपतन कोण। यहां पर कोण कौन सा बनेगा, परावर्तन कोण। अगर ये किरण यहां से सीधी चली जाती तो यहां पर कौन सा कोण बनता, अपवर्तन कोण। सॉरी, यहां पर नहीं बनता है, यहां पर बनता, कौन सा कोण बनता, अपवर्तन कोण बनता। ठीक है, आपतन कोण का मान अगर बढ़ाते जाएंगे तो किस कोण का मान बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण का मान। ये समझ लेना, अगले अपने टॉपिक में अपन पूरा क्लियर कर देंगे। फिलहाल तो आप केवल इतना देखो कि परावर्तन क्या होता है, जब एक माध्यम से किरण जाती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली होती है, लेकिन माध्यम के पृष्ठ से टकराकर, या बात करें जब एक माध्यम से किरण जाती है तो किससे टकरा जाती है, अभिलंब से टकराती है क्या, नहीं, माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन क्या होता है कि सर एक माध्यम से किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश ना करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे क्या बोला जाता है, परावर्तन बोला जाता है। देखो, जल वाले माध्यम से जा रही थी, वायु वाले माध्यम में जाना था, लेकिन वापस जल वाले माध्यम में चली गई, तो इसे क्या बोल दिया, परावर्तन बोल दिया। लेकिन याद रखना कि हमारे कानों का, हमारे कान की बात करें, जो हमारे कान होते हैं इनका अनुरणन काल कितना होता है, 1/10 सेकंड। क्या होता है, अनुरणन काल। कौन सा काल, अनुरणन काल। तो अनुरणन काल का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है, 1/10 सेकंड। कितना रहता है, 1/10 सेकंड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पंखा कूलर की कोई सुविधा है नहीं है, क्योंकि बोर्ड अभी ऐसी जगह पर लगाया हुआ है कि यहाँ पर लॉकडाउन का माहौल है, जैसे तैसे संसाधन हम जुटा रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जो कान होते हैं, कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है, इसे ही क्या बोला जाता है, अनुरणन काल बोला जाता है। तो दोस्तों आइए अपन देखते हैं होता क्या है कि मान के चलो परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, प्रतिध्वनि। क्या है, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि जो है वो परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन कैसे है, तो याद रखना कि मान के चलो यहाँ पर क्या है, एक स्थान है, यहाँ पर एक स्थान है और इस स्थान पर क्या हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा पहाड़ है।
अब यहाँ पर खड़े होकर इस लड़के ने जोर से चिल्लाया तो इसकी आवाज इसे वापस सुनाई देगी, इसकी आवाज इसे वापस सुनाई देगी। इसे ही क्या बोला जाता है? प्रतिध्वनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिध्वनि। मतलब यहां से जैसे ही इसने जोर से चिल्लाया, इसके लेरिंग्स में क्या हुआ? कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से टकराई, ध्वनि की उत्पत्ति हुई। ध्वनि यहां से निकल के किससे गई? पहाड़ के पास गई, पहाड़ या पर्वत से टकराकर वापस इसी सुनाई दी। मतलब क्या हो गया? ध्वनि का परावर्तन हो गया। ध्वनि का परावर्तन ही क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। अब याद रखना दोस्तों कि हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड रहता है। अब आगे की अगर मैं बात करूं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी आवश्यक होती है? तो याद रख लेना 16.5 मीटर की दूरी हमको चाहिए। क्यों चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर या 17 मीटर। कितने मीटर? 16.5 मीटर या 17 मीटर, है ना। 16.5 मीटर जो है वो एग्जैक्ट है। इसका अपन गणितीय रूप भी कर सकते थे, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसको पूरा क्लैरिफाई करूं। उसको आप याद कर लेना। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक दूरी कितनी होना चाहिए? 16.5 मीटर या 17 मीटर। अब अपन बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? अपवर्तन के। तो अपवर्तन का एक अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, परावर्तन, लाइट से संबंधित सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी केवल आप कितना देखो, इतना देखो कि जो अपवर्तन होता है, इसका अपवर्तन का ध्वनि का महत्वपूर्ण ये बात ये है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा, दिन की अपेक्षा, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा दूरी तक सुनाई देती है, ज्यादा दूरी तक सुनाई देती है। तो दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा दूरी तक सुनाई देती है ध्वनि। आपने देखा होगा ध्वनि रात में ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, दिन में कम दूरी तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? ध्वनि का अपवर्तन होता है। अब ये अपवर्तन और परावर्तन को अच्छे से समझने के लिए, अगर आप चाहते हो समझने के लिए, तो आप मेरी अगली वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, इतना काफी है।